सुप्रभात बच्चों। कल अपन ने पढ़े थे यानी कि जो राजस्थान था उसका एकीकरण। तो आज अपन पढ़ेंगे राजस्थान का भौतिक स्वरूप। यानी कि जो हमारा जो राजस्थान पाठ्य पुस्तक है उसमें से जो अध्याय है वो क्या है, राजस्थान का भौतिक स्वरूप। तो आज अपन यानी कि राजस्थान का जो बनावट यानी कि राजस्थान कैसे है, किधर से कैसा है, जैसे पश्चिम भाग में कैसा है, पूर्वी भाग में कैसा है, उत्तरी भाग में कैसा है, इन चीज़ों की क्या जानकारी अपन इसमें प्राप्त करेंगे। और जो अपना राजस्थान है वो भी यानी कि किस भाग में वर्षा अधिक होती है, किस में कम होती है, कौन से भाग में मरुस्थल है, कौन से में पर्वत हैं, कौन से में पठार हैं, कौन से में मैदान है। तो इन सब चीज़ों का आज अपना क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो मैं शुरू करता हूँ, तो आप सभी बच्चे क्या ध्यान से सुनेंगे। तो यानी कि राजस्थान का जो भौतिक का मतलब जो बनावट, यानी कि राजस्थान की बनावट कैसी है और राजस्थान कैसे बना हुआ है और इसके क्षेत्र जो है वो कैसे ऐसा है। तो सबसे पहले यानी कि राजस्थान का जो भौतिक स्वरूप है वो कैसा है। अब भौतिक स्वरूप में अपन बात करें तो मैंने भी बताया कि राजस्थान कैसे बना हुआ है, यानी कि कैसी वर्षा कैसी होती है, मरुस्थल भी है, मैदान भी है, पठार भी है। तो ये सारे क्षेत्र हैं किधर, कैसे हैं, इनका उत्पत्ति कैसे हुई है, कैसे बने, उन चीज़ों के बारे में आज अपन क्या है जानकारी प्राप्त करेंगे। तो यानी कि जो राजस्थान है उसके भौतिक स्वरूप में, यानी कि राजस्थान को भौतिक स्वरूप में कितने यानी 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में क्या कर सकते हैं, इसे बांट सकते हैं। कैसे बांट सकते हैं, देखो ये क्या है अपना, जैसे राजस्थान क्या है, राजस्थान, ये अपना राजस्थान का मैं मानचित्र बना रहा हूं, तो सभी बच्चे क्या ध्यान से देखेंगे। ये क्या है, राजस्थान का मानचित्र। अब इस राजस्थान का जो मानचित्र उसमें कितने भागों में बांट सकते हैं अपन, 4 भागों। अब ये 4 भाग कौन कौन से हैं, देखो अपन मानचित्र के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये 4 भाग कौन कौन से हैं। तो देखो, तो सबसे पहले यानी कि अपने राजस्थान में एक पर्वतमाला है, वो कौन सी है, अरावली। कौन सी है, अरावली पर्वतमाला। अभी जो ये अरावली पर्वतमाला है वो अपने राजस्थान को कितने भागों में, 2 में। अभी जो अरावली पर्वतमाला के इधर का जो भाग है इसको कहते हैं, इसके कई नाम है वैसे तो, लेकिन इसको थार का मरुस्थल के नाम से जानते हैं। तो पहला जो भौतिक भाग है वो क्या हो गया, थार का मरुस्थल। कौन सा, ये जो भाग है वो क्या है, थार का मरुस्थल। फिर उसके बाद में दूसरा भाग क्या आ गया, अरावली पर्वत। और तीसरा भाग है वो है पूर्व का मैदानी प्रदेश। कौन सा प्रदेश, पूर्व का जो मैदानी प्रदेश है वो, यानी कि ये यहां से लेकर यहां तक, तो पूर्वी मैदान। और चौथा जो भाग है वो क्या है, दक्षिणी पूर्वी, दक्षिणी पूर्वी पठार। ये क्या है, 4 भाग है। अब इन 4 भागों को मैं देखो अलग अलग कर देता हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाए। यानी कि ये जो बीच का भाग है वो क्या है, अरावली पर्वतमाला। क्या है, अरावली पर्वत। ये जो भाग है वो क्या आ गया, अरावली पर्वत माला। और ये कौन सा आ गया, थार का मरुस्थल। एक भाग ये हो गया, और ये हो गया पूर्वी मैदान, और ये हो गया दक्षिणी पूर्वी पठार। ये भाग ये हो गया। तो ये है अपने राजस्थान के भौतिकी प्रदेश। तो आज अपने इनकी क्या है, अलग अलग यानी कि सभी भौतिक प्रदेश हैं, कैसे बने,
कैसे क्या हुए, इन सब के बारे में अपन जानकारी प्राप्त करेंगे। तो ये बच्चों समझ में आ गया। तो इसको अपन कैसे कर सकते हैं, इसमें अलग अलग कलर भी भर सकते हैं। जैसे मान लो इसको ऐसे भर दिया है तो वो और भी अच्छा अपने इसमें अपने जो कार्य पत्रक है उसमें बना लेंगे। ये हो गया। जैसे ये मैदानी प्रदेश है उसको अलग कर दिया, ये कर दिया, ये हो गया मैदानी प्रदेश। और ये जो मरुस्थलीय प्रदेश हो गया। तो ऐसे अपने राजस्थान को आज अपन इसका अध्ययन करेंगे। तो अब अध्ययन में अपन शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो सबसे बड़ा भाग दिख रहा है, कौन सा दिख रहा है अपने को, थार का मरुस्थल। इसकी अपन क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले किसकी चर्चा करते हैं, थार का जो मरुस्थल है उसकी। अब जो ये थार का मरुस्थल है, यानी कि ये जो थार का मरुस्थल है, यानी कि अपना जो राजस्थान का संपूर्ण क्षेत्रफल है, कितना है संपूर्ण क्षेत्रफल, आपको मैंने पहले कक्षा में 3,42,239 वर्ग किमी, यानी किसका है, राजस्थान का क्षेत्रफल। राजस्थान का क्षेत्रफल ये कितना है, 3,42,239 किलोमीटर। अब उसके बाद में यानी कि ये जो थार का मरुस्थल है, इस संपूर्ण राजस्थान का जो क्षेत्रफल है, यानी कि संपूर्ण जो राजस्थान का क्षेत्रफल है उसके 61.11% भाग पर क्या है, ये फैला हुआ है। तो कितने प्रतिशत भाग पे फैला हुआ है ये, यानी कि 3,42,000 जो क्षेत्रफल है उसके 61.11% भाग कौन सा है, थार का मरुस्थल। इसको महान मरुस्थल भी कह सकते हैं, इसको थली भी कहते हैं। तो ये क्या है, इसके कई नाम है। तो इसके अपन सामान्य। अब उसके बाद में यानी कि ये जो थार का मरुस्थल है, इस थार के मरुस्थल में ये कितने, लगभग 12 जिलों में फैला हुआ है। कितने जिलों में फैला है, 12 जिलों में फैला है। तो कितने जिलों में फैला है, 12 जिलों में ये फैला है। और 12 जिलों में फैला है। और इस 12 जिलों के अंदर यानी कि इस जो मरुस्थलीय प्रदेश में अपने संपूर्ण राजस्थान की कितनी, लगभग 40% जनसंख्या, क्या जनसंख्या इसमें निवास करती है। तो ये तो है इसकी केवल सामान्य जानकारी। अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब जो ये थार का मरुस्थल है, ये क्या है, थार का मरुस्थल है। इसको भी क्या है, अपन 2 भागों में बांट कर क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जिससे और भी सरल हो जाता है। यानी कि ये जो थार का मरुस्थल है उसको भी अपन क्या है, 2 भागों में बांट सकते हैं। ऐसे कैसे, देखो अब ये 2 भागों में ऐसे बटे कि ये जो लाइन है वो कितनी है, 25 सेमी वर्षा रेखा। यानी कि ये जो अरावली पर्वतमाला है उससे इधर वाले जो संपूर्ण मरुस्थल है उसमें कितनी, 50 सेमी वर्षा रेखा, सेमी वर्षा, यानी कि इससे इधर कितनी है, 50 सेमी। और उससे महान मरुस्थल, इसको कहते हैं महान मरुस्थल और इसको कहते हैं अर्ध शुष्क मरुस्थल। यानी कि इसके भी क्या है, 2 भाग बना दिए। तो इसको क्या कह सकते हैं, महान मरुभूमि भी कह सकते हैं। कौन से भाग को, इस वाले भाग को। और जो ये भाग बचा है उसको क्या कहते हैं, अर्ध शुष्क, यानी कि ना तो इसमें क्या है पूर्णतः क्या है रेगिस्तान है और ना ही पूर्णतः इसमें क्या है वर्षा ज्यादा होती है। तो ये दोनों भागों को बांटने का क्या है कि 25 सेमी जो वर्षा है इन दोनों भागों को क्या करती है, अलग करती है। तो ये क्या हो गया, महान मरुस्थल भी इसे कह सकते हैं या महान मरुभूमि भी कह सकते हैं। और जो ये मरुस्थल अपना राजस्थान का मरुस्थल है, इसकी विशेष बात है कि विश्व से सबसे, यानी कि संपूर्ण विश्व में जितने भी मरुस्थल हुए हैं उनमें सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व अपने ही इसे किसमें पाई जाती है, तो थार का मरुस्थल है इसके अंदर पाई जाती है। क्यों, क्योंकि इसी थार का मरुस्थल के अंदर अपने आजीविका के अनेक साधन हैं। और अब वर्तमान में तो क्या है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना से यह क्षेत्र क्या है बहुत ही आबाद होने लग गया और उसमें बहुत कृषि होने लग गई है। अब जो ये राजस्थान का जो मरुस्थल है उसका निर्माण कैसे हुआ, देखो इसका निर्माण यानी कि यह एकमात्र ऐसा मरुस्थल है जो दक्षिणी पश्चिमी, कौन सी, दक्षिण पश्चिमी, यानी कि इधर से जो हवाएं आती है उसके द्वारा क्या हुआ, ये निर्मित हुआ है। तो इसकी
एक विशेषता ये भी होगी, यानी कि यह दक्षिण पश्चिमी जो हवाएं होती हैं, पवनें होती हैं, उनके द्वारा निर्मित किया गया। और इसके अंदर क्या है, बालू। और आगे इसकी जानकारी, तो ये कितने जिलों में फैला, 12 जिलों में फैला हुआ है। 40% जनसंख्या लगभग निवास करती है। और ये संपूर्ण जो क्षेत्रफल है उसका कितना प्रतिशत भाग है, 61.11% भाग पर इसका विस्तार है। यानी कि ये जो पूरा क्षेत्र है वो क्या है, इसको। अब जो ये राजस्थान, यानी कि फिर इसके बाद में तो ये क्या हो गया, 25 सेमी की सम वर्षा रेखा से इसको क्या है, दो भागों में बांट दिया गया है। तो एक भाग का नाम तो क्या है, मान मरुभूमि, और दूसरा जो ये भाग है उसका नाम है अर्ध शुष्क प्रदेश, या राजस्थान का भांगर प्रदेश भी से कहते हैं। तो इसको भी अपने, यानी कि थार के मरुस्थल को भी कितने भागों में, दो में कौन सा है, एक तो महान मरुभूमि और दूसरा भाग है इसका, ये तो हो गया महान मरुभूमि, और ये हो गया अर्ध शुष्क प्रदेश, यानी कि ये यहां से लेकर यहां तक। तो इसको भी अपन क्या, दो भागों में बांट देते हैं। अब जो बांट देते हैं और उसके बाद में ये जो मरुस्थल है वो क्या है, एक जो सागर था आज से करोड़ों वर्ष पूर्व, यानी कि 33 नाम का एक सागर था, उसका अवशेष माना जाता है। अब कैसे माना जाता है कि यहाँ पर कहीं करोड़ों वर्ष पूर्व क्या था, जैसे समुद्र था या सागर था, धीरे धीरे क्या हुआ, उसके अंदर जमाव होता गया और ये आज क्या बन गया, मरुस्थल का रूप इसने ले लिया। कि यानी कि इसके अंदर अपन जब बात करेंगे तो ये जो अपना थार का मरुस्थल है उसके अंदर आज भी ऐसे अवशेष पाए जाते हैं कि यहाँ पर पानी है। उस पानी का ही आपको एक उदाहरण देता हूँ कि यहाँ जो मान मरुभूमि है उसके अंदर एक यहाँ से कहाँ पर है, यहाँ पर एक पट्टी सी पाई गई है। क्या पट्टी पाई गई है, एक पट्टी, यानी कि जल की एक पट्टी पाई गई है। और वो क्षेत्र कौन सा है, जैसलमेर के अंदर। इस जैसलमेर के अंदर क्या है, इसको कहते हैं लाठी सीरीज। क्या कहते हैं इसको, लाठी सीरीज कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, लाठी सीरीज, लाठी सीरीज। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो इतना सा क्षेत्र है इसके अंदर आज इतनी नमी रहती है कि आराम से फसलें हो सकती हैं, और इसी के अंदर क्या है, पानी भी अच्छी मात्रा में। इस वजह से इसे क्या कहते हैं, लाठी सीरीज कहते हैं। और इसके बाद में जो महान मरुस्थल, यानी कि ये जो महान मरुस्थल इस संपूर्ण, यानी कि इस 61% भाग का, इस 61% भाग का भी क्या है, जो भी यानी कि महान मरुस्थल में 60% भाग पर क्या है, बालू का स्तूप। यानी कि इसी क्षेत्र में क्या है, 60% भाग पर, कितने प्रतिशत, 60% भाग पर क्या पाए जाते हैं, बालू का स्तूप पाए जाते हैं। अब आपके मन में विचार आ रहा होगा कि ये बालू का स्तूप क्या होते हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो 60% भाग पर क्या पाए जाते हैं, बालू का स्तूप। अब बालू का स्तूप देखो नाम से पता चल रहा है, यानी कि बालू का मतलब मिट्टी का स्तूप, यानी कि एक ढेर सा होता है। अब जो ये बालू का स्तूप होते हैं वो भी क्या है, अनेक प्रकार के होते हैं। उसका भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो तो ये जो बालू का स्तूप है वो कैसे होते हैं, देखो बालू का स्तूप भी क्या है, कई प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले होता है जो अपने राजस्थान के अंदर जो पाया जाता है उसको कहते हैं बरखान। क्या कहते हैं, बरखान। तो पहला, सबसे पहला क्या होता है, बरखान, बालू का स्तूप। अब जो ये बरखान बालू का स्तूप है वो कैसा होता है, देखो मैं भी आपको बताता हूँ। यानी कि ऐसा होता है ये बालू का स्तूप। ये जो बालू का स्तूप है वो ऐसा होता है। कैसे, देखो अब कैसे बनता है, देखो देखो, यानी कि पवन इधर से क्या आती है, पवन क्या आती है, पवन का मतलब हवा। क्या आती है, हवा आती है इधर से।
अब इधर से हवा आती है तो ये क्या है, बालू का ढेर है, और बालू का ढेर है तो ये क्या है, यहाँ से क्या होता है, इसमें जैसे बालू आती है ऐसे कटाव शुरू हो जाता है, और इसको क्या कहते हैं, बरखान कहते हैं। ये क्या है, बरखान बालू का स्तूप। और ये जो इसके ये जो दिख रहे हैं इनको क्या कहते हैं, सींग। क्या कहते हैं, सींग कहते हैं। जैसे अपने गाय का सींग होता है वैसे ये इसको क्या कहते हैं, सींग। तो ये क्या हो गया, बरखान जो बालू का स्तूप है वो सर्वाधिक पाया जाता है। और जो पवन की आती है वो किधर से आती है, इधर से आती है, और इधर क्या है, कटाव हो जाता है। तो ये तो हो गया बरखान। उसके बाद में आता है, एक आता है पैराबोलिक। कौन सा आता है, पैराबोलिक। तो एक बरखान कौन सा होता है, पैराबोलिक। अब ये पैराबोलिक कैसा होता है, देखो ऐसे, यानी कि पवन ऐसे आती है और ऐसे एक ऐसा आकृति बन जाती है। यानी कि ये सारे क्या बनते हैं, बनते तो मिट्टी से ही हैं। किससे बनते हैं, मिट्टी से। और इसमें पवन किधर से आती है, इधर से आती है। क्या आती है, पवन। और पवन आती है तो क्या होता है, इसमें कटाव हो जाता है, और इसे कौन सा कहते हैं, पैराबोलिक बालू का स्तूप कहते हैं। फिर इसके बाद में आता है, एक आता है अवरोधी। क्या आता है, अवरोधी बालू का स्तूप भी आता है। वो कैसा आता है, देखो अवरोधी, इसको मैं मिटा देता हूं। अवरोधी बालू का स्तूप। अवरोधी कैसे होता है, देखो जैसे कोई बीच के अंदर या तो पर्वत या पठार, कोई चट्टान का कोई टुकड़ा आ जाए, या कोई पेड़ आ जाए, या कोई झाड़ी आ जाए, तो क्या हो जाता है, उसकी वजह से उसके पास पास में कैसे, देखो जैसे मान लो ये क्या आ गया, ये एक कोई चट्टान का टुकड़ा है, और ये चट्टान है तो ये पवन क्या है, इधर से आ रही है। क्या आ रही है, पवन इधर से आ रही है। तो इस पवन के, तो ये कौन सा हो गया, अवरोधी बालू का स्तूप। अब इस अवरोधी के कारण क्या हो जाता है, इसके पीछे जो क्या है चट्टान, वो है बालू है, वो क्या हो जाती है, यहां रुकी रहती है, और ये क्या बन जाता है ऐसे। तो ये क्या है, चट्टान, और इसके पीछे क्या बन गई, ये क्या है, बालू। ऐसा जो आकृति बन जाती है उसे कहते हैं अवरोधी। अवरोधी का मतलब यानी कि जो पवन चल रही है उसके बीच में कोई अवरोध आ जाता है, उस वजह से क्या होता है, उस मिट्टी का कटाव नहीं हो पाता है, और उसके पीछे क्या है, एक लंबी सी ऐसे बने जाती है, उसको क्या कहते हैं, अवरोधी बालू का स्तूप कहते हैं। फिर इसके बाद में आता है, एक प्रकार का और पाया जाता है, वो क्या होता है, देखो वो होता है तारा प्रतिरूप। क्या होता है, तारा प्रतिरूप, जिसमें क्या है, हवाएं चारों तरफ से आती है तो एक तारे की सी आकृति बन जाती है। कैसे बन जाती है, ऐसे बने जाती है, ऐसे आकृति इसमें बने जाती है, और पौने क्या है, चारों तरफ से इसमें आती है। इस वजह से इसे क्या कहते हैं, तारा बालू का स्तूप कहते हैं। ऐसी आकृति बने जाती है। फिर इसके अलावा क्या आता है, एक आता है अनुधैर्य। कौन सा आता है, अनुधैर्य, यानी कि पवन जब चलती है तो उसके पास में एक ऐसे क्या बन जाता है, एक रास्ता सा बन जाता है, या उसको क्या कहते हैं, रेखीय, यानी कि एक रेखा के रूप में बन जाता है। कैसे बन जाता है, देखो तो एक कौन सा हो गया, अनुधैर्य। कौन सा, अनुधैर्य। धैर्य इसे क्या कह सकते हैं, रेखीय बालू का स्तूप भी कह सकते हैं। कैसे बनता है, देखो यानी कि पवन मान लो किधर से चल रही है, जैसे मान लो कि ये एक रेखा सी बने जाती है ऐसे। अब पवन चलती है, मान लो किधर से चल रही है, ऐसे पवन चल रही है, तो इसके पास में क्या हो जाता है, मिट्टी का जमाव हो जाता है, और बीच में से क्या हो जाता है, कटाव हो जाता है। तो ऐसी आकृति बने जाती है, जिसे क्या कहते हैं, अनुधैर्य या रेखीय बालू का स्तूप भी कहते हैं। तो ये क्या है, पवन, ये इधर से पवन आ रही है तो ऐसी आकृति ये क्या हो जाती है, बन जाती है। इस वजह से इसे क्या कहते हैं, अनुधैर्य। इसके अंदर क्या है, रास्ता सा बन जाता है, इसे कहते हैं अनुधैर्य बालू का स्तूप। फिर आगे बढ़ते हैं अपन, देखो तो ये हुए थार का मान जो मरुस्थल है उसके बारे में।
अब उसके बाद में अपन बात करते हैं, यानी कि इसमें और भी ऐसी कई चीज़ें हैं जो महान मरुस्थल होता है जैसलमेर के अंदर, जिसमें एक आपने सुना होगा, यानी कि आज से लगभग 18 करोड़ वर्ष पूर्व के एक जो अवशेष पाए जाते हैं, यानी जीवाश्म के अवशेष पाए जाते हैं, उसको कहते हैं आकलवुड फॉसिल पार्क के नाम से जाने जाता है। वो कहाँ मिलता है? जैसलमेर के अंदर ही मिलता है। तो ये हो गया। अब इसके बाद में यानी कि जो ये बालू का स्तूप मैंने अभी बताया, ये जो स्थानांतरित होते रहते हैं, इनको क्या कहते हैं? धरियन। क्या कहते हैं? धरियन के नाम से इनको जानते हैं, कि एक जगह से जब हवा चलती है तो एक जगह से मिट्टी उठ के दूसरी जगह चली जाती है, इनको क्या कहते हैं? धरियन के नाम से जाना जाता है। और जो मैंने अभी बताया आकलवुड फॉसिल पार्क, वो कहाँ है? जैसलमेर के अंदर उस क्षेत्र में पाया जाता है, जिसमें आज से लगभग 18 करोड़ वर्ष पूर्व के जो जीवाश्मों के अवशेष पाए गए हैं। और इसी क्षेत्र में यानी कि जो अस्थायी रूप से झीलें क्या होती हैं? जैसे चारों तरफ से क्या होते हैं? बंद होती है, बीच में क्या होता है? पानी होता है, उसे कहते हैं अस्थायी झीलें। और जो अस्थायी झीलें इस क्षेत्र में बन जाती हैं, उनको कहते हैं रन कहते हैं। क्या कहते हैं? रन कहते हैं। उसके अलावा यानी कि छोटे छोटे क्षेत्रों में क्या है? छोटे छोटे क्षेत्रों में जैसे कम ऊंचाई के क्या है? एक तटबंध बने जाते हैं, और उसके अंदर क्या भर जाता है? पानी भर जाता है। और पानी भर जाता है तो क्या हो जाता है? इसमें ऐसे बरसात में पानी भर जाता है, फिर क्या हो जाता है? सूख जाता है। तो इसकी मिट्टी क्या हो जाती है? ऐसे अपने आप ही फट जाती है, और इसमें क्या है? नमी बनी रहती है। इस वजह से इसको क्या कहते हैं? इसी क्षेत्र में खंडीन के नाम से जानते हैं। और इसके अंदर बिना पानी के ही क्या हो जाती है? फसलें हो जाती हैं। तो ये क्या है? और इस अपने जो इस क्षेत्र में क्या है? अब जो शीतकाल में, यानी कि जो अब वर्तमान में जो समय चल रहा है, या शीतकाल में क्या होती है? भूमध्य सागर, कौन सा? भूमध्य सागर से क्या है? पौने पश्चिमी विक्षोभ के कारण क्या होती है? अपने राजस्थान के अंदर इन क्षेत्रों में जो बरसात होती है, यानी कि जो फसल के लिए क्या होती है? अमृत के समान होती है, उसको क्या कहते हैं? शीतकालीन वर्षा को, यानी कि उसको अपने राजस्थान में क्या कहते हैं? मावठ। क्या कहते हैं? मावठ के नाम से जानते हैं। जो शीतकालीन वर्षा होती है, जो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। अब जो राजस्थान का यानी कि महान मरुस्थल है, उसका ये लगभग इस क्षेत्र में क्या है? बालू का स्तूप मुक्त है, यानी कि यहाँ पर कोई भी बालू का स्तूप नहीं पाए जाते, और यहाँ पर क्या पाई जाती हैं? चट्टानें पाई जाती हैं। इस वजह से इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? हममादा के नाम से जानते हैं, या चट्टानी मरुस्थल भी कह सकते हैं। इसे क्या कहते हैं? हममादा कहते हैं। बालू का स्तूप मुक्त होता है, यानी कि यहाँ पर चट्टान होने के कारण बालू का स्तूप नहीं बन पाते, और इसको क्या कहते हैं? हममादा। क्या कहते हैं? हममादा के नाम से जाना जाता है। अब ये समझ में आ गई। फिर इसके बाद में जो मरुस्थल यानी कि बालू का युक्त, यानी कि बालू ही बालू जिस क्षेत्र में होती है, और उस क्षेत्र में क्या होता है? वो पथरीला होता है, उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? रेग मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। और जो दूसरा क्षेत्र यानी कि इसी मरुस्थल के अंदर क्या होता है? स्तूपों से जो युक्त होता है, और बालू जो मिट्टी पाई जाती है, उसको कहते हैं इर्ग के नाम से जाना जाता है। तो इस क्षेत्र में क्या है? बहुत ही कम वर्षा होती है, यानी कि 10 सेंटीमीटर। और इस क्षेत्र में यानी कि अपने जो राजस्थान का सर्वाधिक तापांतर क्या पाया जाता है? इसमें तापांतर का मतलब क्या होता है? यानी कि दिन में तो क्या बढ़ती है? तेज गर्मी पड़ती है, और रात में क्या हो जाती है? ठंडी पड़ती है, यानी कि माइनस में भी तापमान चला जाता है। क्यों चला जाता है? क्योंकि इस क्षेत्र के अंदर, इस क्षेत्र में क्या है? बालू ही बालू होती है, और जो बालू पानी की तरह क्या हो जाती है? यानी कि पानी देर से गर्म होता है, देर से ठंडा होता है। और पानी की बजाय बालू रेत क्या होती है? जल्दी गर्म होती है, जल्दी ही ठंडी होती है। इस वजह से इस क्षेत्र में अधिक तापांतर पाया जाता है, यानी कि अपने राजस्थान का सर्वाधिक तापांतर भी इन क्षेत्रों में ही पाया जाता है। तो ये हो गया जो महान मरुस्थल था। उसके बाद में जो अर्धशुष्क, ये जो अर्धशुष्क प्रदेश है, उसको भी क्या है? 4 भागों में अपन बांट सकते हैं। यानी कि जो उत्तर के अंदर होता है, इसको घग्गर का मैदान भी कहते हैं, और ये नदी इधर से कौन सी बहती है? घग्गर, इसका घग्गर का मैदान भी कहते हैं। और इसको क्या है?
थली के नाम से भी अपने जानते हैं, और जो यहाँ जाकर इसको पाकिस्तान में हकरा के नाम से भी जाना जाता है। इस क्षेत्र में क्या है, उपजाऊ मृदा पाई जाती है, वो काफ़ी जो कृषि भी अच्छी होती है। फिर उसके बाद में जब नीचे आते हैं तो क्या हो जाता है, आंतरिक अपवा का क्षेत्र, यानी कि इस क्षेत्र को क्या कहते हैं, आंतरिक अपवा का क्षेत्र, इस क्षेत्र को, और इसको क्या कहते हैं, शेखावाटी क्षेत्र भी कह सकते हैं। और उसके बाद में जो बीच का भाग आता है वो कौन सा होता है, नागौरी उच्च भूमि, इसको क्या कहते हैं, नागौरी उच्च भूमि के नाम से इसको जाना जाता है, जिसके अंदर क्या हो जाते हैं, यहाँ पर लवणीय मृदा पाई जाती है, क्योंकि नमक की जो सर्वाधिक खारे पानी की झीलें हैं वो कहाँ पर है, इसी नागौरी उच्च प्रदेश में स्थित है। और जो फिर ये जो भाग बच गया वो कौन सा हो गया, लूनी बेसिन का, कौन सा, लूनी बेसिन का जो क्षेत्र, यानी कि अरावली पर्वतमाला में नाग पहाड़ से जो लूनी नदी निकलती है तो बाड़मेर के बालोतरा तक जाती है, तो क्या होती है, मीठी और रहती है, मीठा पानी रहता है। उसके बाद में क्योंकि यहाँ पर जिप्सम की मात्रा ज़्यादा है तो क्या हो जाता है, पानी नमकीन हो जाता है, और ये इस क्षेत्र में क्या है, काफ़ी पैदावार होती है। तो ऐसे क्या है, इसको अपन बांट सकते हैं। तो ये एक भाग क्या हो गया, पूरा हो गया। फिर उसके बाद में अपन दूसरा भाग, फिर क्या है, अपन दूसरा भाग लेते हैं, तो वो कौन सा है, अरावली पर्वतमाला। तो कौन सी है, अरावली पर्वतमाला। दूसरे भाग की अपन क्या करते हैं, चर्चा करते हैं, अरावली पर्वतमाला। तो दिख रही है आपको अरावली पर्वतमाला ने कि ये जो क्षेत्र है इसके बारे में अपने, तो दूसरा भाग क्या है इसका, अरावली पर्वतमाला। अब अरावली पर्वतमाला को अपने राजस्थान की क्या कहते हैं, जीवन रेखा भी कहते हैं। तो सबसे पहला महत्वपूर्ण काम क्या है, यानी कि अपने राजस्थान की इसको क्या कहते हैं, जीवन रेखा। अब जीवन रेखा कैसे कहते हैं, क्योंकि यह अरावली पर्वतमाला जो दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी जो पवने हैं उनको क्या करती है, रोकती है, और जो पूर्वी क्षेत्र पूर्वी जो क्षेत्र है इनमें क्या है, वर्षा करने में सहायक होती है। इस वजह से इसको क्या कहते हैं, जीवन रेखा भी कहते हैं। तो ये इसका नाम हो गया। अब जो अरावली पर्वतमाला जो क्षेत्र है, यानी कि जो अरावली पर्वतमाला की सबसे पहले अब मैं करता हूँ जैसे लंबी, यानी कि ये जो अरावली पर्वतमाला ये कहाँ से, गुजरात से शुरू होती है। गुजरात में पालनपुर स्थान के खेड़ ब्रह्मा से, कहाँ से, खेड़ ब्रह्मा से ये शुरू होती है, और यहाँ तक कहाँ तक, दिल्ली तक फैली हुई है। कहाँ तक फैली हुई है, यानी कि यह पर्वतमाला दिल्ली तक फैली हुई है, और इसकी कुल लंबाई कितनी है, 692 किलोमीटर। कितनी है, 692 किलोमीटर इसकी क्या है, लंबाई है। 692 किलोमीटर इसकी क्या है, लंबाई है। और यानी कि यहाँ खेड़ ब्रह्मा कहाँ पर है, गुजरात में, गुजरात के भी पालनपुर में खेड़ ब्रह्मा से लेकर दिल्ली तक इसकी लंबाई कितनी है, 692 किलोमीटर। और अपने राजस्थान में ये जो अरावली पर्वतमाला की लंबाई कितनी है, 550 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अब ये अरावली जो पर्वतमाला है, इस अरावली पर्वतमाला जो अपने राजस्थान है, उस राजस्थान के लगभग 9.3% भाग, यानी संपूर्ण क्षेत्रफल के 9.3% भाग पर क्या है, ये फैली हुई है। प्रतिशत भाग पर फैली है, यानी कि जो संपूर्ण क्षेत्रफल है उसका 9.3% भाग पर फैली है। और इसमें लगभग कितनी, 10%, यानी कि राजस्थान की संपूर्ण जनसंख्या की 10% जनसंख्या क्या करती है, निवास करती है। अब जो अरावली पर्वतमाला है अपने राजस्थान के अंदर, ये कहाँ से किधर से फैली है, दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व की ओर फैली हुई है, यानी कि कर्णवती फैली हुई है। अब इस अरावली पर्वतमाला में भी क्या है, दूसरी बात, ये विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमालाओं में से है, जो विश्व की सबसे यानी कि ऊंची पर्वतमाला कभी होया करती थी, लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया, इसमें अपरदन अपक्षय, और इसी कारण से क्या हो गई, ये धीरे धीरे इसके क्या नष्ट होती गई। और आज इसकी लगभग ऊंचाई, यानी कि औसत ऊंचाई कितनी है इसकी, 930 मीटर इसकी औसत ऊंचाई रह गई, और यह विश्व के प्राचीनतम पर्वतों में माना जाता है। अब जो ये अरावली पर्वतमाला, यानी कि इसको भी क्या है, 3 भागों में बांट सकते हैं। उत्तर के ये तो हो गया उत्तर, और ये हो गया मध्य, और ये हो गया दक्षिण।
अब इसके अंदर यानी कि उत्तर का जो भाग है वो क्या है, कटा फटा है, यानी कि छितरी हुई रूप से ये फैली हुई है। उसके बाद में ये जो बीच का भाग है वो क्या है, इसके अंदर जैसे अजमेर के अंदर ये जो नगर बसे हुए हैं वो इसके। अब जो दक्षिण का भाग है वो क्या है, सर्वाधिक ऊंचा है और इसके अंदर ही अपने राजस्थान की अरावली पर्वतवाला माला की सबसे ऊंची चोटी यानी कि दक्षिणी भाग में ही पाई जाती है, जिसका नाम है गुरु शिखर। कौन सा शिखर है, गुरु शिखर। इस गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है, 1722 मीटर यानी कि ऊंचा है, और राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है जो माउंट आबू सिकुई में स्थित है। अभी जो गुरु शिखर है इसको एक अंग्रेज क्या थे, लेखक थे, कौन थे, कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड, इसने क्या कहा था कि यह क्या है, संतों का शिखर भी इसने कहा था। किसने कहा था, कर्नल जेम्स टोड ने। अब इसी गुरु शिखर के बारे में क्या कहा था, संतों का शिखर। शिखर का मतलब होता है ऊंचा, शिखर का मतलब क्या होता है, ऊंचा। तो इस क्षेत्र को भी अपने ये। अब जो अरावली पर्वतमाला वो क्या है, अपने राजस्थान के जो मरुस्थल है उसको विस्तार को रोकने में क्या है, शायद नहीं इधर से जब पहुंचने चले तो क्या हो जाए, मरुस्थल पूरे राजस्थान में फैल जाए, लेकिन ये क्या है, रोक लेती है। लेकिन इसके साथ में जो ये अरावली पर्वतमाला है वो क्या है, नुकसान भी कर रही है। क्या कर रही है कि जो दक्षिण पश्चिमी जो मानसूनी पवनें आती हैं उसके क्या रहेगी, ये समानांतर होने के कारण अपने राजस्थान में उतनी वर्षा नहीं हो पाती जितनी होनी चाहिए। अगर ये ऐसे नहीं हो के ऐसे होती तो इन पवनों को रोकती और इस क्षेत्र में भी क्या होती, वर्षा अधिक होती। तो ये था अरावली पर्वतमाला का जो क्षेत्र। अब इस अरावली पर्वतमाला को यानी कि ये पर्वतमाला बीच में आ गई, अगर मान लो इधर से इधर व्यक्ति है, इधर से इधर जाएं तो कैसे जाएं, तो इसलिए यानी कि इसके अंदर क्या है, दर्रे बने हुए। अब दर्रे किसे कहते हैं, यानी कि जो पहाड़ी क्षेत्र में तंग रास्ते होते हैं उनको क्या कहते हैं, दर्रे कहते हैं। अब ये दर्रे भी क्या है, अलग अलग जो अपने जिले हैं उनमें अलग अलग होते हैं। जैसे अजमेर के अंदर भी है शिवपुर घाट है, सुरा घाट, और भी कई हैं, जैसे पाली के अंदर बर परवरिया, और ये होते हैं जैसे राजसमंद में सोमेश्वर, हाथीगुड़ा की नाल, ये सारे नाल हैं वो कहाँ हैं, राजसमंद में। फिर और इसके अलावा भी और सारी जो पर्वतीय चोटियाँ हैं वो हैं, और सर्वाधिक अपने जो ऊंचे पठार हैं, जैसे उड़िया का पठार अपने राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है, वो 1320 मीटर है, वो भी कहाँ पर है, इसी दक्षिणी भाग में ही स्थित है। किसमें, इसी दक्षिणी जो जिसकी ऊंचाई है 1320 मीटर ऊंचा है। पठार किसे कहते हैं, यानी कि वह धरातल से वह ऊंचा भाग जो ऊपर से सपाट होता है और पहाड़ी से नीचा होता है, उसको क्या कहते हैं, पठार कहते हैं, जिसके ऊपर अपन खेती भी कर सकते हैं। उसके अलावा आबू का पठार है, भोरटे का पठार और लसाड़िया का पठार, ये सारे क्या हैं, इसे अरावली पर्वतमाला श्रृंखला के भाग हैं। फिर इसके बाद में तीसरा भाग आता है अपना पूर्वी मैदान। क्या आता है, पूर्वी मैदान। अब जो पूर्वी मैदान कहा, आपको देखो मानचित्र में दिख रहा होगा पूर्वी मैदान, ये भाग यानी कि ये भाग पूर्वी मैदान। तो तीसरा भाग क्या है, पूर्वी मैदान। अभी जो पूर्वी मैदान जो प्रदेश है, पूर्वी मैदान जो प्रदेश है वो यानी कि इधर से क्या आती है, गंगा और यमुना जो नदी आती है उसी का ही क्या है, हिस्सा है। और ये जो पूर्वी भाग अपने राजस्थान का सबसे उपजाऊ क्षेत्र पाया जाता है। क्यों पाया जाता है, क्योंकि अपने राजस्थान की जो मुख्य नदियां जैसे चंबल नदी भी यहाँ क्या बहती है, और इसमें बनास नदी भी बहती है, और इधर क्या है दक्षिण में एक माही नदी भी बहती है। इस वजह से ये क्या है, उपजाऊ माना जाता है। अब जो पूर्वी मैदान जो प्रदेश है, यानी कि ये जो प्रदेश है अपने राजस्थान के, अपना जो राजस्थान का है उसको लगभग 23.03% भूभाग पर क्या है, फैला हुआ है। तो कितने प्रतिशत, 23.03% भूभाग किसका है, अपने राजस्थान के संपूर्ण क्षेत्रफल के कितने, 23.03% भाग पर क्या है, फैला हुआ है। और इस क्षेत्र के अंदर यानी कि राजस्थान की लगभग कितनी 39% जनसंख्या क्या करती है, निवास करती है। क्या करती है, जनसंख्या
निवास करती है। और इस क्षेत्र के अंदर यानी कि अपने राजस्थान में 50 सेमी से 80 सेमी तक क्या होती है, वर्षा होती है। और इस क्षेत्र के अंदर पूर्वी राजस्थान और पूर्वी मैदानी प्रदेश में, और इस पूर्वी मैदानी प्रदेश को भी अपने 3 भागों में बांटकर पढ़ सकते हैं। जो उत्तर के ये आ गया तो इसको क्या कहते हैं, चंबल का मैदान भी इसको कह सकते हैं, या चंबल बेसिन भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं, जो चंबल नदी क्या होती है, ऐसे बह के और ऐसे जाती है और यमुना नदी में मिल जाती है। तो इसी जो चंबल नदी का जो क्षेत्र है, जो चंबल नदी का जो क्षेत्र है, करौली, धौलपुर और भरतपुर और करौली, इन क्षेत्रों में क्या है, धौलपुर और करौली क्षेत्रों में ये ज्यादा। अब इस क्षेत्र में ये नदी क्या करती है, ऊबड़ खाबड़ जमीन का निर्माण, क्योंकि नदी बहती है तो क्या होती है, ऊबड़ खाबड़ जमीन का निर्माण होता है। जो ऊबड़ खाड़ यानी जिसको क्या कहते हैं, उत्खात भूमि कहते हैं। इस उत्खात भूमि को डांग क्षेत्र भी कह सकते हैं। और इस क्षेत्र में भी इसको डाकों की शरण स्थली भी कहते हैं, यानी कि यहाँ पर भीड़ पाए जाते हैं। और उसके बाद में दूसरा जो आता है, यानी कि ये जो क्षेत्र है वो कौन सा है, बनास नदी का, या बनास बेसिन भी इसे कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, बनास बेसिन, यानी कि जो नदी बनास नदी बहती है उसका जो क्षेत्र पड़ता है उसको बनास बेसिन, उसकी अनेक सहायक नदियां इसमें बहती हैं और ये उपजाऊ मृदा होती है। अब उसके बाद में जो दक्षिण का जो है कौन सी है, माही का बेसिन। कौन सा बेसिन, माही बेसिन। अब जो माही नदी होती है वो मध्य प्रदेश से निकलती है और अपने राजस्थान में होकर वापस से गुजरात में चली जाती है। इस क्षेत्र को क्या कहते हैं, माही बेसिन कह सकते हैं। अब इसके अलावा यानी कि इस जो क्षेत्र में, यानी कि जो माही बेसिन का जो क्षेत्र होता है, इस क्षेत्र में भी क्या है, अलग कई नाम पड़े हुए हैं इस क्षेत्र। यानी कि बांसवाड़ा का जो ये क्षेत्र है, बांसवाड़ा का ये जो क्षेत्र है इसको क्या कहते हैं, यानी कि 56 नदी नालों का समूह यहाँ पर पाया जाता है और गांवों का समूह, उसको इस वजह से इसको 56 का मैदान भी कह देते हैं। और इसके बाद में यानी कि इस क्षेत्र में प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा का जो क्षेत्र होता है इसको क्या कहते हैं, काठल क्षेत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं, काठल क्षेत्र भी कहते हैं। तो ये समझ में आ गया आपके। फिर इसके बाद में जो डूंगरपुर, यानी कि डूंगरपुर और जो बांसवाड़ा का जो क्षेत्र होता है उसको क्या कहते हैं, वांगड़ कहते हैं। क्या कहते हैं, वांगड़ कहते हैं। वांगड़ इस वजह से कहते हैं क्योंकि इसके अंदर गुजरात और राजस्थान की जो बोली है वो क्या है, इसका मिश्रित रूप पाया जाता है। इस वजह से इसको क्या कहते हैं, वांगड़ भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वांगड़ भी कहते हैं। तो ये होगी इसकी मुख्य बातें। फिर इसके बाद में अपन जो लास्ट का जो अंतिम भाग बचा, जो अंतिम भाग कौन सा, दक्षिणी पूर्वी पठार। कौन सा है, चौथा भाग, दक्षिणी पूर्वी पठार। इसको अपन क्या कह सकते हैं, कभी कभी हाड़ौती का पठार भी कह देते हैं। और इसी क्षेत्र में यह जो क्षेत्र है, यानी कि ये जो दक्षिणी पूर्वी पठार का जो है वो जो यानी कि मध्य प्रदेश का जो मालवा का पठार था, कौन सा, मालवा का जो पठार, उसी का इसको भाग माना जाता है। और यह जो दक्षिणी पूर्वी का जो पठार है वो क्या है, जो ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है उसके द्वारा निर्मित हुआ, इस वजह से यहाँ पर काली मिट्टी भी पाई जाती है। और इसके अलावा यानी कि ये मालवा का क्षेत्र। अब ये राजस्थान के, यानी कि यह राजस्थान के लगभग 5 पॉइंट, यानी राजस्थान का 6.56% भाग पर फैला हुआ, 6.56% भाग पर क्या है, ये फैला हुआ है। लगभग 7% भाग पर फैला हुआ है। और इसमें लगभग राजस्थान की कितनी 11% जनसंख्या क्या करती है, निवास करती है। इसी क्षेत्र के अंदर 11% जनसंख्या निवास करती है। इसी क्षेत्र को यानी कि भी अपन 2 भागों में बांटकर पढ़ सकते हैं। एक तो होता है विंध्य कगार और एक होता है हाड़ौती का पठार। तो इसी जो क्षेत्र में यानी कि राजस्थान की जो सर्वाधिक वर्षा वाला जिला वो कौन सा होता है, झालावाड़। यानी कि कौन से में, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के अंदर सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है, झालावाड़। और इसके अंदर संख्या भी सबसे ज्यादा होते हैं। और सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, माउंट
आबू में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो ये था अपना आज का अध्याय, यानी कि आज अपन ने क्या पढ़ा, राजस्थान का भौतिक स्वरूप, और इसको अच्छी तरह से करेंगे और अपनी कॉपी में क्या बनाएंगे, इसका मानचित्र बना लेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में।